नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम। आपकी अपनी आवाज़ शो है एक मुलाकात। और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी, जिनको आप उनके रैपिंग नाम हिमी से जानते होंगे। तो भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा भाई कि आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने? तो जर्नी रैप से रिलेटेड मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी। मतलब मैं बेसिकली तो ग्वालियर से ही हूँ, पला बड़ा यहीं पे हूँ और आई बिलोंग टू कोरमी, जो यहाँ पे भिंड के पास एक गांव है, बट रहा मैं ग्वालियर में ही हूँ शुरू से। सो जब 9th-8th के आसपास जब नए ये कल्चर्स बूम हो रहे थे इंडिया में और ये सब चीज़ें आने लगी थी, म्यूजिक और ये सब, तो उस टाइम पे हमने एक्सप्लोर किया था। मेरे बड़े भैया अंकित श्रीवास्तव ही शोड मी लिंकिंग पार्क के गाने और उन्होंने मुझे एमिनेम के गाने सुनाए। तो उस समय थोड़ा सा ऐसा दिमाग में एक आया कि यार ये एक अच्छी चीज़ है। नहीं, थोड़ी सी देर में इतना सब कुछ भूल दिया कि और इतना अच्छा डीप थॉट आ रहा है, तो वो एक अच्छा लगा। और उस समय एक वो भी रहती थी कि इसको याद करना है, थोड़ा क्लास में फ्लेक्स करेंगे कि इंग्लिश याद करके ऐसा वाला गाना इतना स्पीड में करता, तो ऐसा करता रहता था, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था। और शुरुआत से क्या, स्टेज के आसपास रहना पसंद था। मैं बचपन में थोड़ा डांस किया करता था, तो ये बी बॉइंग टाइप या फ्री स्टाइल या ब्रेक डांस जो ऋतिक रोशन वाले चलते थे, वो करता था, एक पल का जीना टाइप। तो उसके आसपास रहना पसंद था। फिर वही पढ़ाई स्टडीज में थोड़ा सा चले गए, 11th-12th, फिर IISEE ये सब तैयारी ये सब में, फिर जॉब, फिर ग्रेजुएशन करा प्रेस्टीज कॉलेज से, फिर जॉब में IISEE किया नहीं, फिर मैंने इंजीनियरिंग हुई नहीं, तो फिर उसके बाद मैं जॉब में चला गया। जॉब में गया तो वही लगता था कि यार वो स्टेज छूट गई है लाइफ में से। फिर वो करते करते फिर मैंने अपने आप को MBA की तरफ, मैंने सोचा MBA करता हूँ, देखेंगे। फिर MBA किया। तो जब MBA कर रहा था मैं, उस समय भी रैप कंटिन्यूसली मेरी लाइफ में आ चुका था, मैं सुनता रहता था। एमिनेम हो गया, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है उसका मेरे ऊपर, तो मैं वो सुनता रहता था। तो देयर वाज वन बैटल हैपनिंग इन आवर यूनिवर्सिटी, DAVV। तो जब वो बैटल हुई तो रैंडमली या फॉर्चुनेटली जैसे कहे, मैं वहां चला गया। और मैं आज तक कभी कुछ जीता तो नहीं था, लेकिन वो मैं जीत गया उसको मैं। तो मुझे भी एक सेकंड के लिए ऐसा खुद में लगा कि यार शायद कर सकता हूँ। फिर वहां जो जजेस थे, जयदीप थे और अमन करके है एक इंदौर का, और उसने उसको ऑर्गेनाइज किया था। ही इज आल्सो रैपर। तो दे पुश्ड मी कि यू शुड राइट। तो जयदीप के साथ मैंने मेरा पहला गाना आगे महाकाल खड़ा है वो लिखा था, और वहां से मेरा रैप स्टार्ट हुआ था। तो ये ओवरऑल एक जैसे आपका इंस्पिरेशन रैप गॉड एमिनेम, जी। हाँ, इंडिया में बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। बाकी भाई, इसके साथ मैं मतलब जैसे रैप हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है, एक तरीके से नया टॉपिक है म्यूजिक में, अभी कुछ टाइम पहले ही आया है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत पुराना है, बट हम लोगों को ज़्यादा हैंडी हुआ है अभी कुछ टाइम से ही, है ना। तो मैं मतलब जानना चाहूँगा कि आप हमारे रेडियो के थ्रू हमारे लिसनर्स को ये थोड़ा मतलब आप ब्रीफ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये कैसे होता है रैप कल्चर, मतलब क्या क्या रहता है, क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं और क्या क्या इसमें खूबियाँ रहती हैं और कैसे लिखते हैं, इसको बताएं। तो रैप कल्चर, जैसे आपने बोला, आपने एकदम सही बात बोली कि कई लोगों ने अभी एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये काफी पुराना है। ये है काफी पुराना, काफी समय से चल रहा है। लेकिन वही है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन या फिर ये कनेक्टिविटी बढ़ी है इंटरनेट की, तो लोगों के पास इसकी रीच थोड़ा जल्दी हो रही है। तो अभी इंडिया में भी कई लोग हैं जो काफी टाइम से इस चीज को सुन रहे हैं, इस चीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका बोलते हैं ना जो फटना या फिर एक्सप्लोड होना, वो रिसेंटली हुआ है। और जो इंडियन आर्टिस्ट हुए, हनी सिंह, ये सब, इन लोगों ने थोड़ा सा, हनी सिंह, रफ्तार बादशाह, इन लोगों, और उससे पहले बोहेमिया हो गए, और पंजाबी में भी कई आर्टिस्ट रहे हैं जो रैप करते थे, बाबा सहगल भी थे। तो सब हर कोई कर रहा है, लेकिन ये इसका एक्सप्लोड ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो अब इस रैप के बारे में बताऊं तो रैप इज बेसिकली, इसका फुल फॉर्म है रिदम एंड पोइट्री। तो जब आप पोइट्री लिख रहे हैं, लेकिन आप एज अ सिंगर आप उसको उतना सुरीले नहीं है, आप गा नहीं सकते, लेकिन आपके पास एक रिदम आती है उस पोइट्री में, कि आप एक रिदम में उस पोइट्री को बोल रहे हैं, तो दैट इज ओवरऑल रैप। अब रैप के एलिमेंट्स
इसका एक समावेश है हिप हॉप के अंदर कि ये एक पार्ट है ओवरऑल हिप हॉप कल्चर में कि एक जैसे म्यूजिक है तो कोई प्रोड्यूसर बीट बना रहा है, एमसीज होते थे जो एमसीज उस इवेंट में सारा वो देखते थे, वो बातचीत करना, ऑडियंस को एंगेज करना। रैपर्स को एमसी भी यूज करते हैं रैपर्स अपने लिए, तो इस तरह से रहता है। रैपर अगर कोई सिर्फ रैपर बोलता है अपने आप को तो मोस्टली उसका काम है राइटिंग एंड डिलीवरिंग द पोएम। लेकिन आजकल कई लोग हैं जो काफी कुछ कर रहे हैं, बीट बॉक्स भी करते हैं साथ में, प्रोडक्शन भी सीख रखा है। तो आप जितना सीख सकते हैं उसमें कम ही है और उतना ही देगा आप जितना सोच सकते हैं उतना ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ रैप के कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे मम्बल रैप, हिप हॉप, फ्री स्टाइल। आजकल देख रहे हैं जैसे फ्री स्टाइल ज्यादा कर रहे हैं लोग बात, है ना? और तो इसके बारे में कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहें हमारे लिसनर्स को? तो फ्री स्टाइल इज लाइक कि आप कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है, बीट प्ले हो रही है और आप वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं। फ्री स्टाइल में भी कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं कि आप थ्रो द वर्ड्स एट मी एंड आई डू इट समथिंग। वो बंदा खड़ा होके बीट पे बोले रैप कर रहा है, किसी ने बोला आकाश, किसी ने बोला तरन्नुम, किसी ने कुछ बोला एंड ही इज जस्ट, ये एक पैटर्न हो गया। और फ्री स्टाइल ऐसा भी है कि बीट प्ले कर दिया, अब आपको जब तक आप रुक नहीं पा रहे हो तब तक आप उस बीट पे बार स्पिट करते जाओ। तो उससे क्या होता है ना, कई बार आपको भी नहीं पता कि आपके सबकॉन्शियस में कितने अच्छे अच्छे थॉट्स और पोएटिक लाइंस या चीजें हैं और वो सडनली निकलती हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। कोई भी रैपर हो उसको फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करना जरूरी है। आज जितने भी बड़े रैपर्स जो रहे हैं, जो फॉरेन में हैं या फिर बाहर है, अब जैसे हनुमान काइंड भी है फ्री स्टाइल में बहुत तगड़े हैं। तो फ्री स्टाइल बहुत जरूरी है। अगर आप जितना अच्छा फ्री स्टाइल करेंगे आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होगी। फिर मम्बल रैप है, उससे मैं थोड़ा रिलेट कम कर पाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रीवियस उससे आ रहा हूँ। मतलब तो जैसे मम्बल में जैसे आप अभी यहाँ पे अपने MC स्टैन हो गए और बाहर भी हैं कई आर्टिस्ट करते हैं, जैसे एमिनेम की कई बार वो बीट्स होती थी मम्बल, वो कई बार वो मतलब ऐसे शॉर्ट्स टाइप लेता था मम्बल रैपर्स के ऊपर, जैसे वो जूस वर्ल्ड हो गए, जूस वर्ल्ड एग्जैक्टली। तो इस तरह के कई वो लेता था शॉर्ट्स। और कई रैपर जैसे जे कोल है, एक कॉन्शियस रैपर वर्ड होता है, केंड्रिक लमार हो गया, जे कोल हो गया, ये लोग क्या कॉन्शियस रैपर बोलते हैं अपने आप को। कॉन्शियस इज लाइक वी आर टोटली अवेयर अबाउट सोसाइटी एंड चीजों के बारे में, तो हम इन चीजों में बात करते हैं। मम्बल रैपर्स आर लाइक दे जस्ट वाइबिंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा उससे उस जॉनर में भी मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है, मैं भी करूँ, मुझे अच्छा भी लगेगा। और मम्बल रैप बढ़िया रहता है, थोड़ा सा उसको हमिंग के साथ ऐसे करके किया जाता है। अभी रिसेंटली तो यहाँ पे इंडिया में आप तो MC स्टैन का ज्यादा आपने सुना होगा मम्बल रैप। और ऐसे अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था जिसमें हनी सिंह ने भी काफी टाइम पहले किया था एक किसी गाने में, तो वो भी एक बढ़िया अपना जॉनर है, वो वाइब करने के लिए है। अगर आपको सुनना है, बस चिल मारना है तो एंजॉय करिए। और बाकी जैसे वो बचा हुआ है हिप हॉप के बारे में, हिप हॉप का जैसे मैंने आपको ओवरऑल बताया, तो ये आते सब हिप हॉप के अंदर ही है। हिप हॉप इज अ बिग अम्ब्रेला, आना इनको सबको हिप हॉप के अंदर ही है। हिप हॉप किसी एक चीज से अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं होगी, मैं मतलब कि मैं एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम उसको डिफाइन कर दूं, लेकिन आना इन सब चीजों को हिप हॉप के अंदर ही है। हिप हॉप के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि रैप या म्यूजिक ही है, डांसर्स हो गए, बी बॉइंग आर्टिस्ट हो गए। जैसे आप जाएंगे हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे में, तो यहाँ पे प्रॉपर, और इनफैक्ट यहाँ ग्वालियर में भी कई जगह होते हैं, तो प्रॉपर वो जो डांसर्स आते हैं, ब्रेक्स करते हैं, बी बॉइंग करते हैं, फ्री स्टाइल डांस भी होता है, फ्री स्टाइल रैप भी होता है। जैसे अभी हमने फ्री स्टाइल रैप की बात की, ऐसी फ्री स्टाइल डांस भी होता है। तो हिप हॉप के अंदर ये सबके लिए स्पेस है। इफ यू हैव एनीथिंग टू एक्सप्रेस, ग्राफिटी इज आल्सो, वो भी एक हिप हॉप का एक पार्ट है, जो वॉल्स पेंट कर देते हैं, उसमें वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं, फिर वीडियोस में उसको दिखाया जाता है। जैसे हमारा किसी रैपर के वीडियो में देखना, ग्राफिटी काफी हर बार मिलता है, मतलब मोस्टली मिल जाता है। एग्जैक्टली। बाकी भाई जैसा आपने बोला कि हनी पाजी ने तो सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को इंस्पायर किया है इंडिया में रैपिंग के लिए। बाकी देख के अच्छा लगता है कि भाई आप जैसे आर्टिस्ट, मतलब लोकल आर्टिस्ट ऐसी फॉर्म को पकड़ रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई, सैल्यूट है आपको। इसी के साथ भाई रैप कल्चर में एक और चीज होती है, डिस करना। जी।
ये भैया ज्यादातर रैपर की देखा है भाई, इन पे डिस चल रहा है, उन पे डिस। खासकर आपने सुना होगा रफ्तार और MC स्टैन, वो उसका एमी वेवेंटाइन जी। हाँ। तो ये डिस इज बेसिकली डिसरिस्पेक्ट, एक तरह से उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो व्हेन यू आर नॉट अलाइनिंग विद द थॉट ऑफ, मतलब आप किसी और रैपर के थॉट से अलाइन नहीं कर रहे हैं, आप या फिर आपको अपना एक्सप्रेस करना है, वही हिप हॉप इज एक्सप्रेशन, तो वहां पे ये स्पेस है हिप हॉप में। बाकी आर्ट फॉर्म्स में ऐसा नहीं है कि आप हमने सुना नहीं, जैसे हम बचपन से सिंगर्स को सुनते आ रहे हैं, सोनू निगम जी को, रफी साहब को, तो अब कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि वो ऐसे किसी गाने में दूसरे को डिस कर रहे हो। लेकिन हिप हॉप में आपके पास ये स्पेस है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं आई है तो गाने के थ्रू। तो रफ्तार एमी वाला जो हुआ था, उससे कह सकते हैं कि इंडिया में थोड़ा सा एक्सप्लोड हुआ था रैप, क्योंकि डिस में क्या है ना, एक वो स्पाइस है जो सुनने का मन करता है लोगों को कि उसने उसको क्या बोला। जैसे मोहल्ले में लड़ाई होती है ना, तो घर की बालकनी में आके सब खड़े हो जाते हैं, देखें तो किससे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, उसने उसको ये बोला, इसने उसको वो बोला। अभी वहीं कोई खड़ा होके अच्छी कोई बात बता रहा होगा तो मे भी हर कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वो देखने के लिए खाना खाते छोड़ते भगते हुए आते हैं लोग कि यार क्या हुआ उसकी लड़ाई। तो वो थोड़ा ऐसे ही सीन रहता है। तो अभी उसके बाद तो इतने सारे बीट्स हो चुके हैं। अभी रिसेंटली किंग एमी का भी हुआ था, और तलांजुम वाला तलांजुम कौन तला, वो नेजी के साथ हुआ था। तो ये है, पर मैं अभी तक मैं इसमें पढ़ा नहीं हूँ डिस में। अच्छा। मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ कि जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरत ना हो तब तक नहीं, आप बात करके भी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन डिस में कई बार लोग फायदा उठाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नहीं पुश मिल रहा है तो एक डिस मारो, छज्जे पे लोग आएंगे और देखेंगे तो व्यूज भी आएंगे। और कई बार लोगों का जेन्युइन भी होता है, जेन्युइन रीजन है, वो किसी से बता नहीं सकते लेकिन वो राइटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो एक रिस्पेक्टेड या फिर नॉर्मल वे में उस चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी ऐसा। लेकिन कई बार लोग जानबूझ के गालियां और ये सब इन्वॉल्व करते हैं ताकि एक वो स्पाइस बने और क्लिक बेट मिले और लोग आए देखने, वही फेम पाने के लिए जबरदस्ती का। वो हाँ, फेम पाने वाला आजकल लोगों ने उसको बना रखा है, लेकिन उसका मेन मोटिव ये था कि आप एक्सप्रेस करें कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, और वो आर्टिस्टिक वे में होगा तो उसमें एक रिस्पेक्ट भी है कि आप अपनी चीज एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आर्ट के थ्रू। बस वही है, उसका मिसयूज भी होता है और अच्छा यूज भी होता है। बहुत सही। मतलब डिस कल्चर एक ऐसा कल्चर है कि दूसरे के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चलाना, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि हाँ सब, मतलब दूसरे के कंधे पे, इसके पे, उसके पे, अपने कंधे पे, सब मतलब बंदूक चलाना है कैसे भी चलाना। इसी के साथ भाई मैं जानना चाहूंगा कि आपका सबसे फेवरेट रैपर कौन है? रैपर्स की ना, मतलब आपकी एक टाइम के साथ आपके रैपर्स शिफ्ट होते रहते हैं, शिफ्ट मतलब आप एक्सप्लोर करते जाते हो। स्टार्टिंग में आपकी गड़बड़ ये हो जाती है कि आप एक आर्टिस्ट को पकड़ते हो और उस पर स्टिक करके रह जाते हो, फिर उसमें आपको इशू होता है। मेरे फेवरेट रैपर जैसे इनिशियली एमिनेम से स्टार्ट किया था मैंने, तो उसको मैंने काफी लंबे समय तक सुना। मैं और दूसरे आर्टिस्ट उस समय सुनता नहीं था। फिर मुझे किसी ने बोला भाई ऐसा मत कर, एक आर्टिस्ट पे अटका रहेगा तो यू नीड टू एक्सप्लोर। आपको हिप हॉप बहुत छोटी चीज नहीं है, आपको एक्सप्लोर। फिर मैंने आर्टिस्ट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए, तो केंड्रिक लमार, जे कोल, ड्रेक, ल्यूडाक्रिस। उस टाइम पे ल्यूडाक्रिस को मैंने काफी सुना था, और एमिनेम, 50 सेंट को सुना। बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल तक मैं जा नहीं पाया, मतलब क्योंकि मैं इनमें इतना इन्वॉल्व हो गया था कि फिर। और रिसेंट में मैं अभी रिसेंटली फ्यूचर की एल्बम आई थी जिसमें कि केंड्रिक लमार वर्सेस जे कोल वाली बीफ हुई थी, जे कोल और ड्रेक वाली बीफ हुई थी। वो तो आप ये समझिए कि इस एरा की, इस सीजन की सबसे बड़ी बीफ कह सकते हैं। मतलब जो बड़ा वर्ल्ड कप का मैच होता है ना, वैसी टाइप की बीफ थी, पूरी दुनिया देख रही थी उसको। तो वो है, तो वहां से मुझे जे कोल काफी पसंद है। जे कोल की राइटिंग, उसका स्टाइल, उसका डिलीवरी, उसका वो मुझे आज के टाइम पे जे कोल काफी कनेक्ट कर रहा है। और इसी के साथ वो काफी सिंपल भी है। हाँ, काफी मतलब उसको बताते हैं कि वो साइकिल पे रोड पे, जैसे अरिजीत सिंह हमारे यहाँ घूमते दिखते हैं ना, ऐसे जे कोल साइकिल पे आपको दिख जाएगा। और बहुत हम्बल बंदा है। उनकी बहुत एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है इन लोगों की। मतलब फैन फॉलोइंग नहीं, मतलब डाई हार्ड। वहाँ पे जैसे ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, वहाँ पे बहुत सीरियसली लेते हैं इन चीजों को। तो जैसे बीफ की जो हम बात कर रहे थे ना, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा डिस वाला। ये डिस और बीफ कल्चर तब तक ठीक है जब तक ये
आर्ट फॉर्म में है, क्योंकि हम्म। वहां पे हम देख चुके हैं टूपाक और हाँ, जो Tupac के साथ। बीफ हुई थी, जो गन शॉट्स, तो ये वहां पे तो क्या वो लोग ऑलरेडी इस कल्चर में थे, गन कल्चर ये सब उनका चलता था, हाँ, उससे बचने के लिए मोस्टली वो लोग आर्ट की तरफ जा रहे थे। हाँ, हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन हम इन चीजों को जबरदस्ती ला रहे हैं। वही। बीफ में वो ये अपने गानों में ये दिखाना कि मैं हम्म। गैंगस्टर हूँ, मैं ये हूँ, हाँ। मैं वो हूँ, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन वो उसको सीरियसली ले जाते हैं तो फिर वो दिक्कत हो सकती है सही बोला फ्यूचर भाई, में। जैसे कुछ टाइम पहले सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ। एग्जैक्टली, वो बहुत वही। गलत हुआ। और अभी जो छोटे बच्चे भी हैं, जैसे हम्म। 15-16 साल के, वो अगर यही सुनेंगे सो के उठ के कि गन चला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ। तो वो उसी वाइब में जाएंगे, सही वो बात। सब यही चीजें सीखेंगे। एक तो हम्म। गानों में वो इलीगल सब्सटेंस भी बहुत Illegal। प्रमोट करते हैं, हम्म। तो वो बच्चों में वो एक चीज आ जाती है, तो वो वही। पूरी की पूरी एक जनरेशन को इम्पैक्ट करती है। ये बात सही है कि मतलब गाने हर जगह इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे Exactly। बड़ा हो या छोटा हो। तो गानों में जो भी वर्ड इस्तेमाल करें, बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करें कि क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली जनरेशन के ऊपर, या जो सुनेगा आप। कई बार भाई ऐसा भी होता है कि कुछ गाने ऐसे लिख जाते हैं जिनसे हमारी इमेज बिल्कुल नेगेटिव बन जाती है, लेकिन हम होते नहीं नेगेटिव, ऐसा भी होता है भाई। होता है। हाँ। आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है। एक तो ये क्या है ना, वो आजकल वो कट एंड एडिट का जो टाइम चल रहा है ना, आपने पूरी बात कुछ बोली, उसमें से किसी ने थोड़ा सा पार्ट काट के हाँ। उसको ऐसे करके, और एक कैंसिल कल्चर चल रहा है अभी। हाँ। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर लोग जैसे किसी को आपको हार्म पहुंचाना है, तो आपकी हाँ। छोटी सी कहीं से भी क्लिप निकाली, आगे पीछे की बात हटाई एक साइड, उसको लेके वायरल किया, हाँ। जो पॉलिटिक्स में भी बहुत होता है, आप देखते ही हाँ। होंगे। तो वो उस तरह की ट्रिक्स करके बस कैसे तो भी इसको, आर्टिस्ट को कैंसिल करो, अपना काम निकालो, ऐसा बहुत रहता है ये। बाकी भाई रैप कल्चर में एक और चीज होती है, जैसे ज्यादातर रैपर्स होते हैं उनको इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। हाँ। ये पार्ट मतलब ज्यादातर कह सकते हैं 80% रैपर्स को जोड़ा जाता है, जितने भी हम देखते हैं वो लोग इसी को सपोर्ट करते हैं। और हॉलीवुड में तो सिंगर्स भी हैं, जैसे बिली आइलिश हुए और ऐसे बहुत से लोग हुए, इवन माइकल जैक्सन तक को जोड़ा जाता है। तो भाई आप इस पे क्या विचार रखते हैं अपने? इस पे मेरे थॉट्स तो ये है कि ये मतलब ये सब हम थ्योरी ही देखते रहते हैं, मतलब देख पाते हैं बस यूट्यूब पे यहाँ वहाँ, फिर अचानक से कोई इन्फ्लुएंसर आता है विद लॉजिक्स की ऐसा साइन बनाया, ऐसा किया, और इल्यूमिनाटी वर्ड यूज करा, किसी प्रोडक्शन हाउस के आगे इल्यूमिनाटी लगाया, तो दे आर डूइंग, किसी ने आगे बताया कि अपनी सोल बेचनी पड़ती है। तो ये इस तरह के बहुत सारे मैं भी देखता रहता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ, लेकिन क्या है क्या नहीं है वो कह नहीं सकते, लेकिन उनके लॉजिक्स और वो जिस हिसाब से बैठाते हैं वो लगता तो काफी स्पाइसी और सही है कि हाँ बात तो सही कह रहा है शायद। बट वो कहाँ तक सही है वो तो वो ही जाने, क्योंकि कभी इल्यूमिनाटी का पता चलेगा तो देखेंगे क्या है, समझने के लिए तो देखेंगे। वो उसको जानने का अभी हम तो दूर से सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी लोग जो लॉजिक देते हैं वो कई बार बैठते भी हैं, कई बार नहीं भी बैठते। और ये भी कहा जाता है ना कि जो इल्यूमिनाटी से कनेक्ट हो जाते हैं एकदम टॉप पे जाते हैं, तो मोस्टली जो लोग टॉप पे हैं उनको, और कई बार लोग मैंने देख, मतलब वो थ्योरीज के बेस पे बोल रहा हूँ मैं, स्टेज पे साइन बना देना, वो कर देना, तो ये चीजें ऐसा लगता तो है कई बार कि हाँ कुछ तो है, ऐसा लगता है कि कुछ तो है, पर who knows। ऐसा बोला जाता है कि उन्हें सोल बेच दो तो वो आपको सब देते हैं, फेम, पैसा है। हाँ ऐसा मैंने भी यही सुना है, और मतलब कई लोगों से मिलता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मैं मुंबई गया था, लोगों से बात करता तो बोलते थे हाँ दिस इज ट्रू ब्रदर, ऐसा होता है कि दे सेल देयर सोल, और फिर शैतान ही आपको गाइड करता है, तो वो आप सुन के बस फिर वो आपके खुद के उस पे है कि आप उस चीज को कैसे लेना चाहते हैं। बाकी ये सब तो डार्क फेज हो गया, इसको डार्क में ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। तो भाई मैं जानना चाहूँ आपकी जिंदगी का कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे यादगार मोमेंट हुआ? सबसे यादगार मतलब म्यूजिक रिलेटेड तो है तो कई सारे, लेकिन सबसे पहले जो आया था वो जो जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं बैटल में गया था, तो जब तक मैं बैटल में एंटर हो रहा था वो इंदौर वाली उसमें, तब तक बाहर में एक ऐसी नॉर्मल सा लड़का खड़ा हुआ था, और उससे पहले मैं कुछ जीता भी था नहीं। फिर
मैं अंदर उसमें एंटर हुआ और जीता, और जैसे ही मैं वो जीत के बाहर निकला, थोड़ा सा एकदम एक पर्सपेक्टिव में 180 डिग्री का जो चेंज बोलते हैं ना, 360 180, वो वैसा वाला चेंज एकदम। जो मेरी क्लास के लोग बाग भी कुछ आ गए थे, वैसे मैंने बुलाया नहीं था डर के मारे, मुझे लगा कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो पोपट हो जाएगा, बेइज्जती होगी। लेकिन फिर भी 5-6 लोग आ गए थे, उन्होंने देख लिया। फिर बाहर कई दोस्त लोग आ गए, फिर हम लोग बाइक से जा रहे थे, अचानक से 2 लड़कों ने रोका, एंड दे वर लाइक हिमी भैया गाड़ी रोको, आपके साथ फोटो खिंचवाना है, फैन वाली है। तो मेरा जो दोस्त था वो इंट्रोवर्ट, तो उसने मुझे और चढ़ा दिया, यार तुम्हारे तो मतलब फैन वाला सीन हो गया। फिर उसके बाद ये एक मोमेंट ये था, फिर म्यूजिक रिलेटेड ऐसा हुआ जैसे बहुत सारे रिलीज किया, जैसे सबसे पहला गाना था आगे महाकाल खड़ा है, वो गाना जब मैंने रिलीज किया तो उसके बाद मुझे एक वैलिडेशन मिला, लोगों के फोन आया उस दिन, 15 मिनट के अंदर कुछ 1000 व्यूज हो गए थे 15-20 मिनट के अंदर, तो वहां से वो एक अच्छा मोमेंट था। फिर बहुत सारे ग्वालियर में थोड़ा सा फटा वो गाना, तो लोग जानने लगे, उससे भी एक अच्छा हुआ। फिर अभी जब ड्रिल आया, तो अब बहुत सारे के बाद एक गीत सागर, आप जानते हो एक्स फैक्टर के विनर रहे हैं, वो भी ग्वालियर से ही हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिसेंटली अमित त्रिवेदी की एल्बम में भी गाने लिखे उन्होंने, तो उन्होंने बहुत सारे सुनने के बाद मुझसे एक बार बातचीत हुई थी उनकी, तो उनसे मेरा कनेक्ट हुआ। फिर उन्हीं के थ्रू ये हर्षवर्धन राणे सर के पास ड्रिल गया, तो मैं दिन में सो रहा था ऐसा बढ़िया, और एकदम वीडियो आया मेरे पास कि हाय हिमांशु, हिमी कैसा है भाई, तो वो मुझे एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड था, और मजा आ गया वो देख के कि हाँ, फिर ऐसा क्या इन चीजों से छोटे छोटे वैलिडेशन मिलते हैं कि हाँ करते रहना चाहिए, आगे कुछ हो सकता है। तो ये थे मेरे कुछ मोमेंट्स। यही है भाई कि आर्टिस्ट को मतलब पैसा मिले ना मिले, लेकिन अप्रिसिएशन मिल जाए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। एक मोमेंट और था, सॉरी, ये ग्वालियर में एक ग्वालियर स्वच्छता एंथम रैप हुआ है, मतलब वो रैप जो है वो मैंने ही लिखा था, रीच आउट हुए थे, और फिर क्या है ना, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन उसका शो प्रॉपर एक शो ऑर्गेनाइज किया गया, बेजाताल पे शो हुआ, और कमिश्नर ने उसको लॉन्च किया था, कान्याल सर ने उस समय पे, और उसके बैनर्स लगे थे। तो पहले तो मैं बाहर था, जॉब कर रहा था सब, तो म्यूजिक रिलीज करा, व्यूज आए जितने आए उतना आए, लेकिन ग्वालियर में था, और ग्वालियर में पोस्टर्स लग गए जब शहर में, इस चौराहे पे मेरा फोटो, तो मेरे रिलेटिव्स के फोन आ रहे, अरे घर पे मुझे शुभम बोलते हैं, अरे शुभम तेरा फोटो लगा यार यहाँ पे रोड पे, तू करता क्या है? तो तब तक किसी को पता भी नहीं था इतना खास। मैंने कहा मैं रैप करता हूँ, तो ये तू है? मैंने कहा हाँ। तो अलग अलग कोई कह रहा है मैं यहाँ इस चौराहे पे खड़ा हूँ, तेरा पोस्टर लगा है, तो वो भी एक बहुत, पापा ने देखा तो दे आल्सो फेल्ट लिटिल प्राउड कि गवर्नमेंट नगर निगम कर रही है, ऐसा भी नहीं तुम खुद पैसे लगा रहे, तो दे वर लिटिल हैप्पी ऑन दैट। फादर के लिए भी प्राउड मोमेंट था वो। फादर का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है मेरे राइटिंग में और म्यूजिक में, जैसे भी है, क्योंकि ही इज आल्सो पोएट, और वो भी शुद्ध हिंदी में बहुत बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। और तो बचपन में उनकी पढ़ता था मैं कविताएं, और थोड़ी थोड़ी याद रहती थी, थोड़ी थोड़ी नहीं रहती थी, लेकिन मैं ऐसे करता रहता था, तो उधर से क्या हिंदी पे मेरी एक पकड़ अच्छी बनी। और फिर ये सुनते सुनते ये मर्ज कब हो गया मुझे, अब मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसे चला है, बहुत पहले की स्टार्टिंग है। भाई इसी के साथ बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन रैप नहीं सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सुनना, मतलब आप कैसा, मतलब रीजन क्या सुनाऊं मैं आपको, जो आपकी सबसे पसंदीदा हो, आपकी जो मतलब अभी रिलीज ना की हो। अभी रिलीज ना किया हो, मैं वो भी सुना सकता हूँ आपको, कुछ लिखा रखा हो। मैं आपको सुनाता हूँ, एक छोटा सा वर्स था जो मैंने लिखा था, जब इंस्टाग्राम पे भी है ये, तो इसको मैंने एज अ कवर सोचा था कि वो जो गाना है ना गुरु का, तेरे बिना बेसुआदी रहती है, तो मैं वो गाने को सुन के मैं सोचा था कि इससे रिलेटेड कुछ लिखूंगा, तो वो थोड़ा वैसा टाइप का है। तो ये कुछ ऐसा है कि तेरे बिना बैठा सबसे दूर, मजबूर मैं रहता खुद में चूर, मगरूर था घमंड मेरा टूट गया, आज जाना तू ही मेरे दिल का नूर, कि तेरे बिना सब कुछ फीका काला बंजर है, खाली हूँ मैं जैसे सूखा समंदर है, मुझे नहीं पता सुख दुख में क्या अंतर है, तेरे बिना कटते ना पल ये क्या कम दर्द है, तेरे बिना रातें जागे मेरे सपने भागे, सुने घर के कोने तेरी राह ताके, मुझे कोसे आके ये हवाएं जाके तू ले आ, उसे वापस अब दिल ना लागे, तुझे तकता रहूं मैं तेरी यादें लाके, राती कटती ना और दिन ये तेज भागे, मानी भूल मेरी कर भी दे माफ मेरी रानी, कितना तड़पू यहाँ मैं तुझे देख ले आके। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई, ऐसा
थोड़ा रोमांटिक टाइप का भी था। नहीं, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है भाई, बहुत इम्पैक्टफुल है। बाकी रैप भी सुन लिया, सब कुछ हो गया, इतनी सारी बातें कर ली, ग्वालियर वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर मेरा घर है, ग्वालियर की एक अलग ही वाइब है, कुछ है अलग। समोसा बेड़े ही कहीं भी चले जाओ, समोसा बेड़े तो चाहिए आपको कुछ ना कुछ टाइम के बाद। तो ऐसा है कि बाहर में रहा हूँ काफी टाइम, 2015 के बाद मैं निकल गया था यहाँ से, हैदराबाद रहा, फिर जबलपुर में भी रहा, भोपाल भी रहा, इंदौर भी रहा और बेंगलोर में भी रहा। तो ऐसे 6-7 शहरों में मैं रहा हूँ। तो जब भी ग्वालियर आने का मौका मिलता था ना, मैं ऐसा एक्साइटेड रहता था, और स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि गर्मी तो झेली जाती नहीं है और मैं हूँ भी बहुत, गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ग्वालियर में सर्दी मेरी कहीं भी हो, सिर्फ सर्दियाँ काटने में ग्वालियर जरूर आता हूँ। ग्वालियर के लोग इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे, स्कूल से लेके अभी तक, मतलब इतने सारे दोस्त हैं मेरे ग्वालियर में, इतना अच्छा वो रहता है कि मतलब मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऑफिस के अलावा ना मुझे पता नहीं चलता मेरा टाइम कहाँ निकल जाता है। अभी एक घर के नीचे खड़ा है, कभी कोई खड़ा है, रिलेटिव्स हैं सारे, और ग्वालियर के लोग इतने प्यारे हैं ही, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल। थोड़ा सा हम रफ हैं, जैसे मैंने हमारे स्वच्छता एंथम में बोला था, ये अपने ग्वालियर के लोग नारियल की तरह बाहर से कड़क अंदर से सॉफ्ट, ऐसी एक लाइन थी। तो ऐसा है थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो उतना वो भी नहीं रहा, इतना प्यार से बात करते हैं। बाहर इतना शहरों में रहा हूँ मैं, नॉट एवरीवेयर पीपल आर इतने हेल्पफुल नहीं है जितने ग्वालियर में है। आप खड़े हो जाओ रोड पे कि भाई यार कुछ हेल्प चाहिए, फटाक से 10 लोग आ जाएंगे, हाँ बता भाई क्या हो गया क्या है। तो ग्वालियर तो मतलब प्रेम है। यही चीज तो हमारे शहर को सुंदर बनाती है भाई। बाकी आपने समोसे, कचौड़ी और बेड़े की बात करी कहाँ की सबसे ज्यादा पसंद है आपको? समोसा बेड़े ही तो, मैं इनिशियली नागाचंदनी पे रहता था, तो वहाँ पे एक बंगाली समोसे वाले हैं, उनके समोसा बेड़ी हम लोग खाते थे। थोड़ी सी खट्टी चटनी रहती है, वो अलग ही अच्छी लगती है। फिर अपने राम मंदिर पे भी है, और फिर ब्रजवासी हो ही गए स्टेशन पे। फिर आजकल ये इधर अलकापुरी पे खाता हूँ मैं, यहाँ पे एक बहुत न्यू टेरिक के सामने है, इज आल्सो वेरी गुड। तो कहीं भी खा लीजिए बेड़े ही, तो आपको बेड़े की सब्जी समोसा मिल जाए, अब मजा ही आ रहा। तो आज हमने भाई से बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जाना, रैप के बारे में बहुत कुछ जाना। भाई आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मजा आ गया। मतलब ऐसा आगे भी चलता रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू भाई, आपका भी थैंक यू कि आप आए, टाइम निकाल कर आप आए। बाकी ग्वालियर राइट्स, ये था आज का सफर, एक खास मेहमान के साथ जिनका नाम था हिमांशु श्रीवास्तव, रैप नेम हिमी। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, तब तक कहीं नहीं जाइए, सुनते रहिए गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।